नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पेपर 2 में जो टॉपिक पूछा जाता है वो है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो है 60 क्वेश्चंस आते हैं। इस 60 में से 40 क्वेश्चंस जो है सीधे जीएस और जीके से रिलेटेड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड। तो हम 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं उन्हीं को जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता के संदर्भ में निम्न कथनों में पर विचार करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विविधता में एकता के संदर्भ में बात कर रहा है। तो भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखा था। ये कथन बिल्कुल सही है। विविधता में एकता के मतलब है कि देखिए, भारत जो है देश बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उत्तरपंथी, दक्षिणपंथी, जाति, धर्म, भाषा, है ना, इन सब जो है में बटा हुआ है। तो यही विविधता जो है, इतने सारी चीज़ें और सब मिलजुल करके रहते हैं, तो विविधता में एकता इसी को कहेंगे। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये सभी लोगों ने जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी थी और अपनी जो है मतलब अस्तित्व को भी बनाए रखा था, ठीक है। तो ए पॉइंट तो यहाँ पे सही हो गया। विविधता में एकता का सर्वप्रथम प्रदर्शन, देखिए पहला प्रदर्शन जो है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे कथन गलत नजर आता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है विविधता में एकता के प्रदर्शन हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे जो है लोगों ने जाति धर्म से उठ करके, जैसे 1857 की क्रांति ही ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पे भी आपको जो है विविधता में एकता देखने को मिलेगी, लेकिन ये सर्वप्रथम यहाँ पर तो नहीं था। तो आंसर केवल ए सही होगा, ठीक है। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समाहित है। तो मतलब 8वीं अनुसूची का संबंध क्या भाषाओं से है? तो बिल्कुल सही जवाब है। 8वीं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की नस्ल के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार के नस्ल के लोग पाए जाते हैं, तो देखिए ये कथन पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पे अनेक जो है नस्लीय जो है, मतलब देखिए आप अगर उत्तर भारत के लोगों का स्ट्रक्चर देखिए, फिर दक्षिण भारत के लोगों का स्ट्रक्चर देखिए, फिर उत्तर पूर्वीय भारत के जो है लोगों का स्ट्रक्चर देखिए, है ना, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे जो है नस्लीय जो है भेद के लोग यहाँ पे नजर आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। निम्न पर विचार कीजिए, धार्मिक आधार, आर्थिक आधार और सामाजिक आधार पर उपरोक्त में से किन आधारों पर भारतीय समाज में भेदभाव देखा जा सकता है? तो भारतीय समाज में एक तो धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है ना। कोई ब्राह्मण बन रहा है तो कोई क्षत्रिय बन रहा है, तो कोई वैश्य बन रहा है, तो कोई किसी को शूद्र मान रहा है, तो धर्म। फिर उसके साथ साथ ये धार्मिक है, और उसके बाद ये जो है हिंदू मुस्लिम, ये सब भी आधार पे विभेद देखने को मिलता है। आर्थिक आधार पे तो है ही है, अमीर और गरीब के। सामाजिक आधार, वही वर्णीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सामाजिक आधार पे हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही आधार जो है भारतीय समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहां पे जो सही आंसर होगा, देखिए, तो आंसर है ऑप्शन यहां पे बी, जिसे हम कहते हैं रिट्स। देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिट्स कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की टोटल रिट्स होती है। और ये दायर कहाँ की जाती है? तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। और ये कब दायर की जाती है? ये तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। तो ये 5 रिट्स क्या हैं? तो एक तो 5 रिट्स है, हैवियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियो को वारंटो और सर्टियोरारी।
ये 5 प्रकार है। ये पांचों प्रकार आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट का क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिट्स क्या हैं और कितने प्रकार के उसे, और हर रिट्स में क्या क्या मतलब होता है। अगर आपने रिट्स नहीं देखा है या आपको नहीं पता है तो रिट्स वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। पॉलिटी के सेक्शन में चले जाइए, आपको वहां दिख जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार देना चाहिए और उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, मतलब अमीर हो गरीब हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जो है जाति का हो, धर्म का हो, कुछ भी हो, सामाजिक आर्थिक स्तर हो, लेकिन मतदान का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये विचार जो है डॉट डॉट के द्वारा रखा गया था। तो ये किसके द्वारा रखा गया था? तो ये आंसर है यहाँ पे सी, B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता भी कहते हैं। आजकल हालांकि जो है इस पर भी बड़ा डिबेट चल रहा है, और लेकिन वही है कि मूर्खों से क्या बहस करना, तो है ना, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पे सी याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए। चलिए, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है किससे? तो जब लोकसभा शुरू होती है तो उसका जो पहला घंटा होता है ना, वो शुरू होता है प्रश्नकाल से। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये शुरू होती है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक का जो है ये प्रश्नकाल का वक्त होता है, जिसमें गंभीर, देश में जो है गंभीर मुद्दे जो है उठाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की सर्वोच्च जो है कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो भारत में जो कानून निर्माण संस्था है वो ना तो राष्ट्रपति को माना जाता है, न्यायपालिका भी नहीं है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। आंसर हो गया सी, संसद जो है कानून बनाने की शक्ति है। संसद मतलब लोकसभा, फिर जो है राज्यसभा, और फिर जो है आते हैं राष्ट्रपति। तो संसद जो है 3 लोगों से, राष्ट्रपति ये 3 लोगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इन तीनों के साथ ही जो है कोई भी कानून पास होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या के संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो मानव जनसंख्या से संबंधित है तो इसका मतलब है जनसांख्यिकी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह जो है आंतरिक ग्रहों का है? टोटल ग्रहों की संख्या क्या है? टोटल 8 प्रकार के ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रहों में से 8 प्रकार के जो ग्रह हैं, तो यहां पे मान लीजिए सूर्य है, तो ये तो एक तारा है ना, सूर्य ऐसे ऐसे जैसे बनाते थे बचपन में। फिर आ जाता है बुध, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, ठीक है। और यही जो है 4 जो ग्रह दिख रहे हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। फिर आ जाता है मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण। तो ये टोटल हो गए 8। और उसके बाद एक और ग्रह है जिसे कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। नहीं, जिसे कहते हैं प्लूटो, ठीक है, जिसे आप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे कहां से आरंभ होगी भाई? पृथ्वी के आंतरिक जो है भाग से होगी, मतलब पृथ्वी जमीन से होगी। तो उसको हम उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उद्गम, हाइपो सेंटर कहते हैं, हाइपो सेंटर कहते हैं। और यहां से निकली हुई तरंग, ये पृथ्वी का मान लीजिए आंतरिक भाग है, यहां से निकली हुई तरंग जो सतह पर, पृथ्वी की ये जो ऊपर की सतह है यहां पे पहुंचती है, तो इसे कहते हैं इपी सेंटर। तो ऊपर की भाग को कहते हैं, ऊपर के जो मतलब सतह पर पहुंच जाती है तो इसे इपी सेंटर कहते हैं, और जहां से चली होती है उसे हाइपो सेंटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? तो देखिए, मानचित्र का घटक नहीं है वहां मतलब दिशा है, संकेत भी है, दूरी भी है, लेकिन आकार जो है वो मानचित्र का घटक नहीं माना जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। वह मुख्य अक्षांश जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो वो मुख्य अक्षांश जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो है ये कितनी होती है? तो इनकी संख्या है 8। 8 राज्यों से होकर के ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है।
अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश पर अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है? तो इसका जो एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको वो लिखवा देता हूं, उसको नोट कर लेना। झींगा मच्छी, झींगा मच्छी बना रे त्रिपुरा में। ठीक है, तो झींगा मच्छी बना रे त्रिपुरा में। झींगा से मतलब झारखंड, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, बा से हो गया बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, त्रिपुरा से हो गया त्रिपुरा और माँ से हो गया मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ सारे जो है नामों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा। निम्नलिखित में से किसे जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? फेफड़ा मतलब जो ऑक्सीजन जो है उत्पादित करता हो इस तरीके से। तो देखिए, ये है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजॉन जंगलों को भी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये 20% पूरी पृथ्वी में 20% ऑक्सीजन को उत्पादित करता है और CO2 का अवशोषण करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ताप के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? अब देखिए, ताप के वितरण को प्रभावित करता है पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्य ताप और सौर विकिरण। तो यहाँ पे पृथ्वी के ताप को प्रभावित करता है। देखिए, सूरज है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जाती है, फिर पृथ्वी की सतह से टकरा करके पुनः वापस आती है, फिर ये वायुमंडल होते हैं, है ना, और वायुमंडल से पुनः जो है टकरा करके फिर से वापस आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर मुझे लगता है ये है पार्थिव विकिरण। ठीक है, पार्थिव विकिरण जो जो सतह से टकरा करके पुनः जो है वायुमंडल में जाती है फिर वापस आती है, यही होता है पार्थिव विकिरण। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में, ना कि सूर्य का ताप। ठीक है, तो कई लोग इसका आंसर सी लगा रहे होंगे और मेरे अनुसार आंसर ए होगा। ठीक, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो रेडियो प्रसारण में जो मदद करती है वो कौन सी परत है? तो इसका आंसर है तापमंडल। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा, किस परत में वायुयान, ध्यान रखिएगा, वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो परत का नाम लिख करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो इसको याद कर लेना, लिटन के द्वारा पारित किया गया था। और इसने जो है प्रेस पर, भारतीय प्रेस पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल पास किया था। तो इल्बर्ट बिल भी 1883 में हुआ था और इसे पास किया था, इधर लिटन है तो इधर रिपन है। और ये इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय जो अपराधी हुआ करते थे उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था, जिसको बाद में कैंसिल करवा दिया गया था। इसका बहुत विरोध हुआ कि कोई जो ब्राउन आदमी है ना, वो किसी गोरे आदमी का जो है केस कैसे जो है उस पर सुनवाई कर सकता है इस तरीके से, या जज बन करके जो है उसकी सुनवाई कर सकता है। तो इस पर बड़ा जो है विरोध हुआ, बाद में ये बिल वापस लेना पड़ा। ये लाया था रिपन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर यहाँ पे 16 का सी सही जवाब होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कथन जो है निम्न में से किसका है? ये आंसर तो हालांकि सबको पता होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे, आंसर तो खैर बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन ये जो कथन है या ये नारा कह लीजिए, ये किस आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था? तो ये आंदोलन था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान जो है ये नारा दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किसे जो है अभियान का, किस अभियान का आह्वान किया था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने किस जो है सत्याग्रह या आंदोलन की जो है नींव रखी थी? तो
18वें का जो आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो इसका करेक्ट पूरा डेट सहित आप याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है। निम्न में से किसने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योति राव फुले ने। ठीक है। ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1873 में और कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहां? पुणे में, पुणे जिले में। और ये सत्य शोधक समाज था क्या? तो ये निम्न वर्ग के लोगों को जो है सशक्त बनाना था, छुआछूत की अवधारणा को मिटाने का प्रयास किया गया था, शिक्षित करने का प्रयास किया गया था निम्न वर्ग के लोगों को। ठीक है। चलिए, 20 अगस्त 1828 को निम्नलिखित में से किसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ध्यान रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ये एक धार्मिक जो है सामाजिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक सामाजिक जो अपने समाज में जो धार्मिक रूप से जो है जो भी कुरीतियां थी उसको समाप्त करना था। तो इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए राजा राममोहन राय ने सबसे पहले सती प्रथा का जो है समाप्ति की थी। सती प्रथा, जहाँ पे होता क्या था कि किसी के जो है पति के मर जाने के बाद जो है उसको मोक्ष दिलाने के लिए उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को जिंदा जो है जला दिया जाता था उसी की चिता के साथ। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? देखिए, पहले जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, बाद में ये हो गया ईस्ट इंडिया से निकाल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों स्थानांतरित किया गया था जब 1857 की क्रांति भड़की थी, उसके बाद ही हुआ था। तो 1858 का अधिनियम एक्ट पारित हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर है सीटेट का, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब एसएसटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है खोखर। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? तो सूफी जो संत होते थे जो भगवान के गीत मतलब अल्लाह जो है खुदा के गीत गाते थे, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, इस तरीके की जो गाना आपने सुना होगा ना, मुझे तो बहुत मजा आता है सूफी संत के वाले गाने सुनने में। ठीक। तो अब जैसे रॉक स्टार मूवी में है कुन फाया कुन, इस तरीके से। ठीक। या तो इनके जो है मकबरे को जो है दरगाह कहते हैं, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, हाजी अली की दरगाह, इस तरीके से। और इसमें क्या बताया जा सकता है, खानकाह क्या होता है? और खानकाह जो होता है वो एक आध्यात्मिक केंद्र होता है। ये आध्यात्मिक केंद्र होता है जहां पे लोग अपने मतलब ईश्वर को याद करने के लिए, मुसलमानों का। ठीक है। उसके बाद ईदगाह क्या होता है? तो देखिए, त्योहार के समय खुली जगह में, जैसे ईद होती है ना, तो खुली जगह में ये लोग जो है ईद मतलब नमाज पढ़ते हैं, तो खुली जगह में नमाज पढ़ने का स्थान होता है। ठीक है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो मैंने ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है। पार्ट 1 अपलोड किया था, पार्ट 2 अभी तक अपलोड नहीं किया है मैंने, तो मैं जल्द ही उसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं सिलेबस आधारित जो है आपको टॉपिक्स करा चुका हूँ, लेकिन हालांकि जब आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर मेरा जो है इच्छा समाप्त हो जाती है कि मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चंस को जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 2 से 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अगर मैं आपको 2 से 3 बुक्स मैं स्वयं पढ़ करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सिर्फ आधे घंटे का वीडियो होता है, लेकिन आप लोग नहीं प्रमोट करते हो जब, है ना। मुझे तो यहाँ पे डेटा दिखाता है कि भाई इस वीडियो को नहीं शेयर किया है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नहीं देखना चाहते ये वाली वीडियो, तो फिर मैं कैसे अपलोड करूँगा? तो ध्यान रखिएगा, पर इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मुगल शासन से रिलेटेड आपको अगर वीडियो देखना है तो मेरे जो है प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, मेरे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, एसएसटी वाले सामाजिक विज्ञान, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर है अकबर।
अब विश्व शांति का विचार कैसे आया देखिए, तो भैया देखो अकबर ने तो पहली बात तो सभी धर्मों के जो विद्वानों से जो है बातचीत करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया था, सुलह ए कुल। जैसे धार्मिक जो है अगर कोई मतभेद है तो उसके लिए आप लोग आपस में आइए और बातचीत करिए। सुलह ए कुल की अवधारणा प्रस्तुत की थी अकबर ने। कर समाप्त किया था, जजिया कर, वो भी अकबर ने। सती प्रथा जैसे जो है सती प्रथा जैसे कुरीतियों को जो है समाप्त करने का भी पहला प्रयास किया था अकबर ने, है ना। उसके बाद जो है भारतीय राजाओं, जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे और बड़े, सबको अपने अंदर लाने की कोशिश की थी, ताकि कोई भी उससे अगर युद्ध हो तो आप हमसे जो है सामना करना पड़े। तो ये सारी चीज, तो विश्व शांति का विचार जो है इसी के अंदर आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी? मेरे बिल्कुल आवाज़ बैठती जा रही है ऐसा लग रहा है ना। मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, दूसरे तक तो मेरा बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों तक जो है कि आपका पेपर नज़दीक है, मैं चीज़ों को डिलीवर करना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो है मैं कोर्स कंप्लीट करा लूँ, मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ कि आपका टोटल कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर एसएसटी में आप थ्योरी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं जो है इसके लिए मोटिवेट होऊंगा, और मैं यकीनन आपको एक बेहतर वीडियो दूंगा जो आपको किसी बैच में खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। और अगर नहीं आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे प्रीवियस जो अभी अपलोडेड हैं हाल ही में, है ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि हाँ ये काम के हैं कि नहीं है, वहां से पता चल जाएगा, ठीक। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आंसर हो गया ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो दिल्ली के सुल्तान जो होते थे उनके जो शासनकाल में जो प्रशासनिक भाषा थी वो है फारसी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। प्राचीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था? तो आंसर है यहां पे गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के पश्चात हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद जो खून खराबा देखा उसने, तो इससे जो है बड़ा वो आहत हुआ, और फिर वो बौद्ध धर्म की ओर जो है मतलब अग्रसर हुआ, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसने मानने लगा, है ना। और धीरे धीरे जो है उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। कलिंग युद्ध के बारे में जो है 13वें जो है शिलालेख में जानकारी मिलती है। इस चीज को भी लिख लीजिएगा, शिलालेख में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का मतलब होता है निर्वाण की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निर्वाण का मतलब होता है एक तरीके से मोक्ष, है ना। अगर सीधे सीधे शब्द में बात करें तो मोक्ष को, मरने के बाद ही तो मोक्ष मिलता है, तो निर्वाण बोधिसत्व हो गए, ठीक है। बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पानीपत के पहले युद्ध में हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और इसको हराया किसको था? तो यहाँ पे हराने वाले का तो है इब्राहिम लोदी। इसको हरा करके ही लोदी वंश का अंत किया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।